हे एवरीवन, आई एम सोनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी खुश होंगे, सेफ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। जनवरी 2024 में एक न्यूज़ आई जिसके अंदर में एक माँ को अरेस्ट किया गया। वो अपने बच्चे को मारकर उसकी बॉडी को बैग में रखकर ट्रैवल कर रही थी। अभी कौन थी ये माँ और इसने अपने ही हाथों से अपने बेटे को क्यों मारा और उसकी बॉडी को बैग में रखकर आखिर ट्रैवल क्यों कर रही थी? ऐसे बहुत सारे सवाल सामने आए, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था ना कि एक माँ अपने ही बेटे को कैसे मार सकती है और क्यों मारेगी। सूचना सेठ कोलकाता की एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती है और वो बचपन से बहुत ही वेल बिहेव्ड और स्मार्ट रही है। सूचना स्टडीज में बहुत ब्राइट रही है और काफ़ी लैंग्वेजेस पे भी उसकी कमांड थी। उसने फिजिक्स ऑनर्स में टॉप रैंक के साथ में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद में संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर डेटा साइंस की स्टडी भी की। आगे चलकर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में भी एक्सपर्टीज हासिल की और दुनिया की कई जानी मानी यूनिवर्सिटी से वो जुड़ी रही है और एआई के एथिक्स के बारे में भी उसने कई जगह लेक्चर दिया है। सूचना सेठ 100 ब्रिलियंट वुमेन इन एआई एथिक्स लिस्ट में भी शामिल रही है और इसके अलावा में उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप भी किया है और साथ ही ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च फेलो रह चुकी है। अभी सूचना के पास ना डेटा साइंस और एआई में काम करने का 12 साल का एक्सपीरियंस है। अपने काम के चलते सूचना बेंगलोर में ही रहने लगी और यही काम के दौरान उसकी मुलाकात केरला के रहने वाले वेंकट रमन से होती है। दोनों में प्यार हुआ और 2010 में उन्होंने शादी कर ली। सूचना के पति वेंकट रमन बिना काफी अच्छी फैमिली से आते हैं और साथ ही वो भी काफी स्मार्ट रहे हैं। शादी के बाद ना उन दोनों के बीच में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था और इसी दौरान उसने बैंगलोर में एक स्टार्टअप कंपनी लॉन्च की। माइंडफुल एआई लैब नाम की इस कंपनी की वो फाउंडर भी है और सीईओ भी। शादी के 9 साल बाद यानी कि 2019 को उनको एक बेटा होता है जिसका नाम उन्होंने चिन्मय रखा और तब तक ना लाइफ बहुत स्मूथ जा रही थी और तभी 2020 में कोविड आया और कोविड आने के बाद में उन दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ने लगी। अब अक्सर दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी थी और एक दूसरे में इंटरेस्ट भी वो धीरे धीरे खोते जा रहे थे और जब लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई और सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल हो गई और दोनों एक दूसरे को जरा भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने अलग रहने का डिसाइड किया और वो टाइम पे ना चिन्मय सूचना के साथ ही रहता था। सूचना का ये कहना था कि पति वेंकट रमन उससे और उसके बेटे चिन्मय से मारपीट करता है और इसी वजह से सूचना को वेंकट रमन से नफरत होने लगी और वो नहीं चाहती थी कि वेंकट सूचना या उसके बेटे किसी से भी मिले। और वहीं ना वेंकट रमन अपने बेटे से मिलने के लिए आया करता था और ये बात सूचना को जरा भी पसंद नहीं थी। तो उसने ना वेंकट रमन को चिन्मय से मिलने से मना कर दिया और कैसे ना कैसे कोई ना कोई बहाना करके वो वेंकट रमन को अपने बेटे से मिलने से रोकती गई। और जब वेंकट रमन ने देखा कि सूचना कैसे भी करके उसे चिन्मय से नहीं मिलने दे रही है तो उसने कोर्ट की हेल्प लेने का डिसाइड किया और इसी बीच दोनों ने डिवोर्स केस फाइल किया और अभी कस्टडी को लेकर ना उन दोनों के बीच में काफी बिटर फाइट्स होने लगी थी। सूचना ने 8 अगस्त 2022 में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया और उसके बाद में वेंकट रमन को सूचना के घर में आने या उसके बेटे से फोन या किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने पे बैन लगा दिया गया। और अभी इस चीज पे ना वेंकट रमन ने भी केस किया और कोर्ट से अपील की ताकि वो अपने बेटे से मिल सके और डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप पे भी उसने ना एकदम से इनकार कर दिया। उसका बोलना ये था कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करता था, ना वो सूचना को मारता था और ना ही चिन्मय को मारता था। उधर कोर्ट ने कस्टडी तो सूचना को ही दी पर कुछ तो उन्होंने वेंकट रमन के फेवर में भी डिसीजन दिया और वो ये था कि वो हर संडे को अपने बेटे से मिल सकता है और साथ ही कोर्ट ने वेंकट रमन को एलिमनी के रूप में 20,000 पर मंथ सूचना सेठ को देने का आदेश भी दिया था। और कोर्ट में ना भी इस केस की अगली हियरिंग 29 जनवरी 2024 में होने वाली थी। खैर ये डिसीजन ना सूचना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि वो चाहती थी कि उसका एक्स हस्बैंड उसके बेटे से मिले ही ना। और साथ ही सूचना सेठ का ये भी कहना था कि उसके पति वेंकट रमन की एनुअल सैलरी 1 CR से भी ज्यादा है तो इसीलिए ना उसने 2.5 लाख पर मंथ एलिमनी की भी डिमांड की थी और उधर वो डिसीजन भी ना उसके फेवर में नहीं हुआ और इसके बाद से ही सूचना बहुत परेशान रहने लगी थी। इस डिसीजन के आने के काफी टाइम बाद 10 दिसंबर 2023 को वेंकट रमन अपने बेटे से मिलता है और इसके बाद में 4 से 5 संडे यूं ही निकल जाते हैं और जब भी वेंकट रमन चिन्मय से मिलने की कोशिश करता है तो सूचना कोई ना कोई बहाना करके या तो उसे मना कर देती है और या तो फिर चिन्मय को लेके बैंगलोर से ही बाहर चल जाती है ताकि वेंकट रमन कैसे भी करके चिन्मय से मिल ही ना पाए। और इसी तरह वेंकट रमन चाह कर भी चिन्मय से नहीं मिल पाते हैं। अब 31 दिसंबर को सूचना चिन्मय को लेकर बैंगलोर से गोवा आ जाती है
और वहाँ पे वो दोनों लगभग 3 दिन तक रहते हैं और अलग अलग जगह घूमने के लिए जाते हैं और उसके बाद में वो लोग वापस बेंगलोर आ जाते हैं। फिर 4 दिन के बाद में एक बार फिर वो अपने बेटे को लेकर 6 जनवरी को गोवा आती है और गोवा में सोल बैनियान ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट होटल में 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक की वो बुकिंग करती है। अभी 6 को सूचना ने अपने बेटे के साथ में होटल में चेक इन किया था। उसके बाद में 6 और 7 को वहाँ वो अपने बेटे को लेकर अलग अलग जगह पे गई और दोनों खूब घूमे। सूचना ने ना इस वाले होटल रूम को 10 जनवरी तक के लिए बुक किया था, लेकिन अचानक से 8 जनवरी को रात के 10 बजे सूचना होटल की रिसेप्शन डेस्क पे कॉल करती है और एक कैब बुक करने को कहती है। वो कहती है कि मैं अभी इस होटल से चेकआउट करना चाहती हूँ, मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम आ गया है जिसके लिए मुझे अभी बेंगलोर के लिए निकलना है, तो मेरे बेंगलोर जाने के लिए एक कैब बुक करवा दीजिए। इस पर होटल स्टाफ सूचना से कहता है कि कैब से गोवा से बेंगलोर जाना आपको बहुत महंगा पड़ेगा, पैसे तो ज्यादा लगेंगे ही, साथ ही साथ टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, और क्योंकि आपको इतना अर्जेंटली बेंगलोर जाना है तो आपके लिए तो फ्लाइट बेस्ट ऑप्शन है, तो क्यों ना आप फ्लाइट से जाएं। बट स्टाफ के समझाने के बाद में भी सूचना अपनी इसी बात पे अड़ी रहती है कि नहीं, मुझे तो कैब से ही जाना है, जितना जल्दी हो सके बस कैब बुलवा दो, और पैसों की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जितने भी पैसे होंगे मैं पे करूंगी। अभी सूचना की जिद के बाद में ना होटल स्टाफ कैब ड्राइवर से कांटेक्ट करता है। काफी सारे ड्राइवर्स तो पहले ही मना कर देते हैं, लेकिन रॉय जॉन डिसूजा नाम के एक ड्राइवर ने हाँ कर दिया था। वो अपनी कैब से बेंगलोर तक जाने को तो रेडी था, बट उसका ये कहना था कि अगर वापसी में उसे पैसेंजर ना मिला तो, और इसीलिए ना उसने वापसी का भी फेयर जोड़कर टोटल फेयर 30,000 रुपीज बताया। अभी ये वाला फेयर ना फ्लाइट टिकट से ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा था, तो होटल स्टाफ को लगा कि अभी तो सूचना मना कर ही देगी, बट जैसे ही उन्होंने सारी डिटेल सूचना को जाके बताई, सूचना ने तुरंत हाँ कर दिया। अगेन उसका वही था कि जितना भी हो रहा है एल पे, बस जल्दी से कैब वाले को यहाँ पे बुलवा दो। और जब सब कुछ फाइनल हो गया, सूचना से कंफर्मेशन मिल गई, उसके बाद में होटल स्टाफ ने रॉय को जाके कंफर्म किया और पिकअप टाइमिंग फिक्स हुआ 12:30, क्योंकि रात का सफर था और सफर भी बहुत लंबा था, तो रॉय ने अपने साथ में एक और ड्राइवर को ले लिया, और क्योंकि उसको अर्जेंट बोला था तो वो शार्प 12:30 पे होटल के बाहर पहुंच गया। वहां जाकर उसने सूचना को कॉल किया, जिसका नंबर उसे रिसेप्शन डेस्क से मिला था, और कॉल करके वो बोला कि मैडम हम ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। विदिन 2 मिनट सूचना बाहर आती है और बाहर आकर रॉय से कहती है कि मेरा जो बैग है वो रिसेप्शन डेस्क पे ही है, तो तुम जाओ और जाकर के वो लेके आओ। रॉय रिसेप्शन पे गया और वहां जाकर उसने देखा कि एक रेड कलर का काफी बड़ा ट्रॉली बैग था। जब उसने बैग उठाया तो उसे बहुत हैवी लगा। अब वो बैग तो जैसे तैसे उठा के लेके आ गया था बाहर, लेकिन वहां पे आके उसने सूचना से पूछा कि मैडम ये बहुत हैवी है, कहीं इसमें शराब की बॉटल्स तो नहीं है ना। तब सूचना ने कहा कि नहीं, इसमें सिर्फ काम का सामान है, और तब रॉय ने बैग को उठाकर पीछे रख दिया और फिर ये सब बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं। अभी इधर सूचना एक वर्ड भी नहीं बोल रही थी, वो बिल्कुल चुपचाप ही बैठी थी। फिर कुछ देर के बाद में सूचना ने बोला कि पानी की बोतल लेना है, उसके लिए गाड़ी रोको। वो लोग रुके और पानी की बोतल लेकर फिर से बेंगलोर के लिए निकल गए। अब वो लोग कर्नाटक बॉर्डर पे ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले थे कि तब भी चौड़ला घाट पे 2 ट्रक्स के बीच में एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था, और जिसके कारण से वहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। तभी रॉय कार से बाहर निकला और वहाँ पे मौजूद पुलिस से पूछा कि ये जो ट्रैफिक है इसे क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने उसे बताया कि मिनिमम 4 घंटे तो लगेंगी, और 4 घंटे से पहले तो ये ट्रैफिक बिल्कुल नहीं हिलने वाला है। सो रॉय ने आके सूचना से कहा कि पुलिसमैन बोल रहे हैं कि 5 से 6 घंटे लगेंगे ट्रैफिक क्लियर होने में, तो अगर आप अभी फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं तो मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा और वहां से आप बहुत ही कम टाइम में बेंगलोर पहुंच सकते हो। बट यहाँ पे भी ना सूचना का वही रिस्पॉन्स था कि नो, वी विल गो बाय कार ओनली, फिर चाहे कितनी भी देर क्यों ना रुकना पड़े, जाएंगे तो हम कार से ही। अभी ये टाइम पे ना रॉय को भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो फिशी है, क्योंकि सूचना ने तो उसे अर्जेंट बेसिस पे बुलाया था और वहीं इस ट्रैफिक में वो 5 घंटे तक वेट करने को रेडी थी। इसीलिए रॉय को लगा कि कुछ तो जरूर गलत है। अब उन सब ने वेट किया ट्रैफिक क्लियर होने का, और ट्रैफिक क्लियर होने के बाद में उन लोग की जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई। अब क्योंकि सुबह हो चुकी थी, तो होटल में जब होटल का क्लीनिंग स्टाफ सूचना के रूम में सफाई करने के लिए गया, तब क्लीनिंग के दौरान उन्होंने फ्लोर पे, टॉवल पे, बेड पे ब्लड मार्क्स नोटिस किए, और ब्लड देखकर उन्हें शक हुआ और तुरंत से उन्होंने मैनेजर को बताया। मैनेजर ने खुद आके देखा तो उसे भी डाउट हुआ कि हाँ, कुछ तो फिशी है, और उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस होटल के उस रूम में आई और वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। ऑफिसर्स ने रूम में ठहरने वाले की डिटेल्स पूछी तो होटल स्टाफ ने सूचना सेठ का नाम बताया, और जब पुलिस ने मैनेजर से पूछा कि वो अभी कहाँ है, तो मैनेजर ने उन्हें बताया कि उसके कहने पे हमने उसके लिए कैब बुक की थी और उसी कैब से वो बेंगलोर जा रही है। स्टाफ में से एक ने पुलिस को ये भी बताया कि जब सूचना ने होटल में चेक इन किया था तो वो टाइम पे उसके साथ में उसका एक बेटा भी था, और जब उसने चेकआउट किया तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ उसका लगेज बैग था,
तो उसका बेटा वहाँ पे नहीं था। और ये वाली इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरास चेक किए तो ये बात सच निकली। सच में वहाँ पे चेकआउट के टाइम पे उसका बेटा नहीं था। और सारे एविडेंस मिलने के बाद में पुलिस ने होटल मैनेजमेंट से सूचना का नंबर मांगा और नंबर लेकर जब सूचना को कॉल किया तो उसका फोन उस वक्त स्विच ऑफ बता रहा था। तो उन्होंने कैब ड्राइवर का नंबर लेकर उसे कॉल किया और कॉल करके रॉय से पूछा कि उसकी कार में जो पैसेंजर यानी कि सूचना सेठ बैठी है क्या वो अकेली है या उसके साथ में उसका बेटा भी है। तब रॉय ने कहा कि वो बस अकेली है और तब ऑफिसर ने उससे कहा कि सूचना से उनकी बात करवाए। रॉय ने तुरंत से फोन सूचना को दे दिया। ऑफिसर्स ने पूछा कि आपके साथ में आपके बेटे ने भी चेक इन किया था लेकिन वापस जाते समय उसे किसी ने भी नहीं देखा, तो अब बताइए कि आपका बेटा अभी कहाँ है। तो सूचना ने बताया कि उसने अपने बेटे को थोड़े टाइम के लिए गोवा में ही रहने वाले अपने रिलेटिव के यहाँ पे छोड़ा है। और पुलिस ने जब उससे उसके रिलेटिव का एड्रेस मांगा तो उसने वो भी दे दिया। फिर ऑफिसर्स ने होटल रूम में मिले ब्लड मार्क्स के बारे में पूछा तो सूचना ने कहा कि वो तो बस पीरियड ब्लड था और कुछ भी नहीं। अभी इस टाइम तक पुलिस को ये लग रहा था कि शायद वो फालतू में ही शक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी श्योरिटी के लिए उन्होंने अपने एक टीम मेंबर को उस एड्रेस पे वेरिफिकेशन के लिए भेजा। लेकिन वहां जाके पता चलता है कि सूचना की इन्फॉर्मेशन और उसका बताया एड्रेस दोनों गलत है। वहां ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं था। सूचना के बेटे का मिलना तो बहुत दूर की बात थी, उन्हें वो घर भी नहीं मिला था। अब यहाँ पे आके पुलिस को ये यकीन हो गया था कि कुछ तो जरूर गलत हुआ है और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखी। उन्होंने दोबारा से रॉय को कॉल किया और इस बार ऑफिसर्स ने रॉय से कोंकणी में बात की ताकि सूचना को समझ ना आए। उन्होंने रॉय से कहा कि सूचना को लेकर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाओ और उसे पता मत लगने देना, वहां जाते ही हमें कॉल करना। अभी रॉय ने जब गूगल मैप पे चेक किया तो सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन 150 किलोमीटर पीछे था और उसके अलावा में आसपास में कोई और पुलिस स्टेशन दिख ही नहीं रहा था। तब रॉय ने अपने साथ वाले ड्राइवर से कहा कि वो वॉशरूम जाने का नाटक करे ताकि उसको थोड़ा टाइम मिल जाए ये फिगर आउट करने के लिए कि अभी उसे आगे क्या करना है, क्योंकि रॉय तो क्लूलेस था और वो डरा हुआ भी था क्योंकि उसे एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि उसकी गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर ने किया क्या है। पुलिस की बात से उसे ये तो आइडिया था कि किया तो जरूर कुछ बुरा है, पर उसे ये आइडिया नहीं था कि उसने किया क्या है। फिर रॉय ने रोड साइड पे एक रेस्टोरेंट के बाहर पे गाड़ी रोकी और वो साथ वाला ड्राइवर वॉशरूम की ओर गया और तब सूचना ने उससे पूछा कि हम यहाँ क्यों रुके हैं। तो रॉय ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना था इसके लिए, और ये बोलकर वो भी गाड़ी से उतर गया और बाहर जाके उस रेस्टोरेंट के गार्ड से उसने पूछा कि यहाँ पे सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है। तो उस गार्ड ने उसे बताया कि सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तो आईमंगला पुलिस स्टेशन है जो यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। तब रॉय ने गोवा पुलिस को कॉल किया और उन्हें बताया कि वो आईमंगला पुलिस स्टेशन जा रहा है जो कि यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। अभी ये पूरे टाइम तक ना पुलिस रॉय के साथ में कॉल पे थी, कंप्लीटली उससे कनेक्टेड थी। फिर रॉय ने जल्दी से आईमंगला पुलिस स्टेशन की पार्किंग में जाके कार पार्क कर दी। सूचना ने जब ये देखा तो उसने उससे पूछा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तब रॉय ने कहा कि बस उसे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कुछ जरूरी काम है और वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगा। सूचना सेड ओके जल्दी आना, और तभी रॉय जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर गया और वहाँ की पुलिस से गोवा पुलिस की बात करवाई। गोवा पुलिस ने उनको सारा केस एक्सप्लेन किया। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद में आईमंगला पुलिस बाहर आती है सूचना के पास में और सूचना को ये बताती है कि उन्हें उसका बैग चेक करना है और रॉय से वो बैग बाहर निकलवाते हैं। और जब पुलिस सूचना के सामान की तलाशी लेना शुरू करती है तो उन्हें कुछ बहुत ही शॉकिंग मिलता है और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में जब सूचना का बैग खोला जाता है तो उसमें कपड़े और बच्चों के खिलौने होते हैं। जैसे ही ये सब बाहर निकाला जाता है तब सबसे नीचे एक बच्चे की डेड बॉडी दिखाई देती है और साथ ही बैग से एक टिश्यू पेपर मिलता है जिसपे आईलाइनर से कुछ तो लिखा होता है बट वो तोड़ा मोड़ा हुआ होता है, तो कुछ ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहा था। अब पुलिस सूचना से पूछती है कि ये बच्चा कौन है, तो सूचना बहुत ही शांत तरीके से कहती है कि ये मेरा बेटा है। जब पुलिस उससे पूछती है कि इसकी मौत कैसे हुई तो सूचना कहती है मैं नहीं जानती। अभी ना तुरंत से ही सूचना को अरेस्ट कर लिया गया और अब शुरू होती है सूचना से पूछताछ। सबसे पहला सवाल तो यही था कि बच्चे की मौत कैसे हुई, उसे किसने मारा है। इस पर सूचना ने कहा कि वो नहीं जानती कि उसकी मौत कैसे हुई, वो दोनों साथ सोए थे और जब वो उठ के देखती है तो चिन्मय की मौत हो चुकी थी। हालांकि पुलिस को उसकी इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखते हुए अगला सवाल पूछा कि आखिर वो चिन्मय की बॉडी को बैग में रखकर बैंगलोर क्यों लेके जा रही थी। और इस पर सूचना का कहना था कि वो इसलिए बैंगलोर लेके जा रही थी ताकि वो हमेशा उसके साथ रह सके। अभी ये वाले टाइम पे ना सूचना बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं थी, उसने एक ही बात की जिद पकड़ रखी थी, वो बार बार में खुद को बेकसूर ही बता रही थी। और जब होटल में मिले ब्लड मार्क्स के बारे में सूचना से पूछा गया तो उसने बताया कि ये
ब्लड मेरा ही है। चिन्मय की मौत के बाद में सीजर से उसने अपनी रिस्ट काट के सुसाइड करने की कोशिश की थी और वही टाइम पे ना वो ब्लड निकला था, जिसे बाद में उसने टॉवल से भी साफ किया था। और जब ब्लड का डीएनए चेक हुआ तो ये बात कंफर्म हो गई थी कि वो ब्लड तो सूचना का ही था। उधर चिन्मय की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी, जिसके अकॉर्डिंग उसकी मौत गला दबाने से हुई थी। और साथ ही ये भी पता चला था कि उस बच्चे की मौत पोस्टमार्टम शुरू होने से भी 36 घंटे पहले हुई थी। बच्चे की बॉडी पे स्ट्रगल का कोई साइन नहीं था और ना ही कोई चोट का निशान था। अभी अगर किसी 4 साल के बच्चे को कोई गला दबाकर मारने की कोशिश करेगा तो वो थोड़ा तो स्ट्रगल करेगा ही ना, बट यहाँ चिन्मय की बॉडी पे स्ट्रगल का कोई साइन नहीं था और ऐसा तभी हो सकता है जब बच्चा होश में ना हो। दूसरी तरफ गोवा के सोल बैनियान ग्रैंड होटल में तलाशी के दौरान में पुलिस को कफ सिरप की 2 बॉटल मिलती है। एक बॉटल तो सूचना सेठ अपने साथ खुद ही लेकर आई थी और दूसरी बॉटल उसने होटल स्टाफ से कहकर मंगवाई थी। इसके बाद में मर्डर की एक नई थियोरी सामने आ रही थी। पुलिस का मानना था कि पहले सूचना ने कफ सिरप पिलाकर चिन्मय को बेहोश कर दिया और उसके बाद तौलिए या फिर तकिए से गला दबा के उसको मार दिया होगा। अभी कफ सिरप के नशे में होने की वजह से बच्चे ने ना तो कोई स्ट्रगल किया और ना ही वो रोया चिल्लाया और इस तरह मर्डर करने के बाद सूचना सेठ अपने मासूम बच्चे की डेड बॉडी के साथ 15 से 18 घंटे तक उस सर्विस अपार्टमेंट के कमरे में मौजूद रही थी। और इस दौरान सूचना ना तो एक बार भी खाने के लिए कुछ मंगाती है और ना ही किसी से बात करती है। हालांकि इस बीच जब लगातार बेटे से मिलने के लिए सूचना सेठ का पति वेंकट रमन उसको कॉल करने की कोशिश कर रहा था तो जवाब में सूचना एक मैसेज करती है कि तुम संडे को अपने बेटे से मिल सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि तब तक बच्चे की मौत हो चुकी होती है। तो इस पूरे मामले में ना सूचना सेठ का रवैया शुरू से ही बहुत अजीब रहा है। अभी सूचना सेठ का बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा था और बॉडी के साथ में वो क्या करे, तब उसने बॉडी को बैग में डाल दिया, ऊपर में कपड़े और बाकी सामान रखा। पर अगर फ्लाइट से जाती तो बैग की स्कैनिंग होती और वो पकड़ी जाती और इसीलिए उसने कैब से जाना चूज किया। अब ये तो थी पुलिस की थियरी और वहीं अगर सूचना की साइड की बात करें तो उसका तो यही कहना था कि जब वो सोकर उठी थी तो उसने देखा था कि चिन्मय की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वो इतना टूट गई कि उसने सीजर से अपने हाथ की कलाई की नस काटकर मरने की कोशिश भी की, लेकिन क्योंकि वो नहीं हो सका तो उसने चिन्मय की बॉडी को अपने साथ अपने घर ले जाने की सोची ताकि वो हमेशा के लिए उसे अपने साथ रख सके। अभी कुछ लोगों का कहना था कि सूचना सेठ मानसिक तौर पर ठीक नहीं होगी। गिरफ्तारी के बाद उसने खुद पुलिस से कहा था कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन पुलिस हिरासत में वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, यहाँ तक कि उन्हीं सवालों के जवाब दे रही थी जो वो देना चाहती थी। उसके वकील ने ये भी बताया कि स्टार्टअप कंपनी शुरू करने के बाद में उसका काम ना ठीक से नहीं चल रहा था और पति के साथ में हो रहे झगड़े की वजह से भी वो परेशान रहती थी। और ये भी बताया गया कि कोर्ट के फैसले के बाद में उसे लग रहा था कि उसके बेटे को वेंकट रमन उससे छीन लेगा और इसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और यहाँ तक कि चिन्मय की बॉडी के पास जो नोट मिला था उस पर भी यही लिखा था कि कोर्ट का डिसीजन चाहे जो भी हो, मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। तो ये केस ना अभी तक कोर्ट में ही चल रहा है और फाइनल वर्डिक्ट अभी भी पेंडिंग है। सूचना अभी जेल में है। एक 4 साल का मासूम बच्चा जिसे कुछ भी समझ नहीं थी और उस बच्चे को अपनी माँ की अपने पिता के लिए जो नफरत थी उसका प्राइस पे करना पड़ा। बच्चों को ना उनकी माँ प्रोटेक्ट करती है, हर मुसीबत से बचाती है, लेकिन इस 4 साल के मासूम चिन्मय की जान किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी ही माँ ने ली थी। सूचना की सिचुएशन चाहे जो भी रही हो, लेकिन अपने ही बच्चे को मारना, जिसे खुद उसने 9 महीने पेट में रखा था, जिसे खुद वो दुनिया में लेके आई थी, जो बच्चा कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट था, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं देखा था, जिसके सामने उसकी पूरी लाइफ पड़ी थी, उस बच्चे की जान लेने से बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो गाइज ये वाला केस यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, खुश रहें।